नमस्कार साथियों, और मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों में आप लोग देखेंगे कि एक तो होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझना, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ होती है उस सब्जेक्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस करना। तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो साथ में प्रैक्टिस करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे पहले आप लोगों ने उस चीज़ को स्टडी भी किया हो। तो अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो आप उसको स्टडी कर लें, और अगर स्टडी किया हुआ है तो आप अपनी प्रैक्टिस में जो भी कुछ चीज़ आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है वो चीज़ अपने प्रैक्टिस में ऐड करके अपनी नॉलेज को वाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सीरीज चलाते हैं, और प्रैक्टिस सीरीज में आज जो डे है डे 9 है, और डे 9 में आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, और वो विषय है 1969। ये साथियों जो सन लिखा हुआ है आपके सामने 1969 का, ये अपने आप में ऐतिहासिक सन है, और इससे जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 6 घटनाएं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यहाँ से बनने वाले जो सवाल हैं इंपॉर्टेंट, मैं उसको भी कवर करूँगा और साथ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा। तो आप लोग अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और साथ ही जो लोग समझ गए हों बात को तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिएगा, तो सबसे पहली बात, ये सबसे पहली घटना जो 1969 में कवर हुई वो थी नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एंटी है प्राइवेटाइजेशन के। तो आप लोग देखेंगे कि नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पर जो संसाधन हैं वो नेशन के हाथ में यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में आते हैं नेशनलाइजेशन में, और प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है कि चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर से निकल करके प्राइवेट हाथों में चली जाती हैं। जैसे भारत सरकार, अभी आपको पता हो कि अडानी ग्रुप को काफ़ी सारे जो पोर्ट्स हैं वो हैंड ओवर कर रही है। तो जैसे बेंगलुरु वाला हो गया, या फिर और भी लखनऊ पोर्ट्स भी, एयरपोर्ट सॉरी, तो वो सब हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वो एक टाइप का प्राइवेटाइजेशन है। तो अब की जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ काफ़ी मूव कर रही है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार वर्क कर रही थी नेशनलाइजेशन की तरफ। नेशनलाइजेशन हम जो देखने वाले हैं 1969 में, तो वो हुआ था 14 बैंकों का। कितने बैंक्स का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और ये समय था 1969 का ही। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का वो 1969 में हुआ। इस बात से आप ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि इससे पहले नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक नेशनलाइजेशन हो चुका था। तो अगर मैं इससे पहले की बात देखूं तो ये बात थी 1949 की, 1949 में 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1949 को भी नेशनलाइजेशन हो चुका था, और वो थी एक संस्था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हालांकि जो बनी थी 1935 में ही बन गई थी। 1 अप्रैल 1935 को अगर स्थापना वर्ष आता है RBI का निकालने के लिए तो वो आप लिखेंगे 1935। लेकिन तब से लेकर के 1949 तक एक प्राइवेट संस्था की तरीके से वर्क कर रही थी, और उसके बाद 1949 में 1 जनवरी को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969, और एक और राष्ट्रीयकरण इसके बाद हुआ नेशनलाइजेशन, वो था आपका 6 बैंकों का। और ये 6 बैंक कब नेशनलाइज हुए? 1980 में, 1980 में। तो आप लोग देख सकते हैं 3 नेशनलाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1 जनवरी 1949 RBI का, उसके बाद 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 का, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 का। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये एक बड़ी घटना थी जो हमारी 1969 में कवर हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये पहला टॉपिक था जो 6 बड़ी घटनाओं में से एक था। तो इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। मैं इसको साफ कर देता हूँ। आप लोग अगर इसको नोट की तरीके से बना रहे हैं तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा कि इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं वो आप कवर कर लें। दूसरी बात थी सबसे इम्पोर्टेंट, मैन ऑन मून। पहली बार ये हुआ 1969 में जब कोई व्यक्ति आपका मून पर गया। एक चीज़ और मैं बता दूं साथियों, रह गई थोड़ी सी बात बीच में, कि जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई को हुआ था। अभी जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई को, और ये मैन ऑन मून की बात है
20 जुलाई की 1969। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है क्योंकि ये डेट से इम्पोर्टेंट है। 20 जुलाई 1969 को एक अमेरिका का एफर्ट अपोलो मिशन, अपोलो 11, हालांकि अपोलो 11 से पहले भी और अपोलो मिशन जा चुके थे, लेकिन जो पहला सफलतापूर्वक विद मैन आदमी के साथ हुआ वो अपोलो 11 के साथ हुआ। सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, 3 लोग थे इस क्रू मेंबर में, क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हैं तो उनको हम क्रू मेंबर बोलते हैं। तो इसमें नील आर्मस्ट्रांग, ये व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जो पहला कदम रखा गया था वो नील आर्मस्ट्रांग का ही था। इसके अलावा 2 व्यक्ति और थे, अगर चाहें तो आप उनके नाम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर नाम लिखें तो एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन थे वैसे, और एक और थे जो स्पेस में क्राफ्ट को घुमाते रहे, वो थे कॉलिंस। तो आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिंस। तो आर्मस्ट्रांग के साथ एल्ड्रिन भी उतरे और कॉलिंस बाद में स्पेस उसमें चक्कर लगाते रहे, और ये जाकर के पहली हमारी घटना हुई जब व्यक्ति पहली बार चंद्रमा पर उतरा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार आदमी चंद्रमा पर पहुंचा 20 जुलाई 1969 को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो घटना क्रम से हुई 19 जुलाई और उसके बाद 20 जुलाई की घटना जब आदमी पहली बार यहाँ पर मून पर गया। 2 घटनाएं आपकी समझ में आ गई। तीसरी घटना पे चलते हैं। तीसरी घटना थी साथियों इसरो की। इसरो आपको ध्यान रखना है, एक तो 15 अगस्त 1969 ये स्थापना दिवस है इसरो की। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को जो संस्था बनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बात कि ये जो संस्था बन गई थी एक्चुअल में ये डायरेक्ट नहीं बनी। इससे पहले एक संस्था बन गई थी इनकॉस्पार, ये 1962 में बनाई। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संस्था डेवलप कर दी थी इनकॉस्पार, INCOSPAR, और ये विक्रम साराभाई, विशेष योगदान रहा विक्रम साराभाई का। और ये जो संस्था थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इस नाम से संस्था बना दी। और बाद में यही संस्था कन्वर्ट होकर के 1969 में क्या बन गई, इसरो। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बंगलुरु में। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 19 जुलाई सबसे पहली घटना नेशनलाइजेशन बैंकों का, उसके बाद 20 जुलाई को अपोलो मिशन, और अपोलो मिशन के बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना। इस तरीके से ये तीनों घटनाएं आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद की जो घटनाएं हैं 3, वो कोई मतलब उनके साथ डेट कोई फिक्स नहीं है। 3 घटनाएं तो ऐसी थी जो आपको डेट के साथ याद करनी है, लेकिन जो बाकी घटनाएं हैं उनको डेट के साथ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे चौथी घटना है नोबेल इन इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि नोबेल दिया जाता है कितने भागों में, कितने फील्ड्स में, 6 भागों में। ये 6 फील्ड आपके यहाँ पे हैं जिनमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन का फील्ड एक, या इसे फिजियोलॉजी भी आप लोग कह सकते हैं, लिटरेचर, और लिटरेचर के बाद पीस, ये 5 हो गए। और इसके बाद इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 2 बातें आपको महत्वपूर्ण याद करनी है। एक तो जो सारे जितने भी ये थे इनकी स्थापना या इन सारे की स्थापना आप लोग देखेंगे कि 1901
1901 में शुरुआत हो गई थी, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आई तो ये सबसे बाद में स्टार्ट हुआ, और कब? 1969 में। तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत हुई 1969 में हुई, और बाकी जो फील्ड दिए जाते हैं उसमें 1901 से ही स्टार्ट हो गई थी। एक और इम्पोर्टेंट बात में, हालांकि नोबेल प्राइज़ तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बात समझनी है कि यहाँ पर एक जो पीस है ये वाला, ये आपको नॉर्वे, ये याद रखना है, पीस और नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे ही प्लेस है जहाँ पर पीस के लिए आपको प्राइज़ मिलता है। बाकी सारी जितनी भी ये दिख रहे हैं आपको श्रेणी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए जो आपको मिलता है वो स्वीडन में मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पीस के लिए नॉर्वे और बाकी सब के लिए स्वीडन। और इम्पोर्टेंट बात तो हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं 1969, तो ये बात भी आप लोग देख सकते हैं। ये चौथी बड़ी घटना थी जो 1969 में कवर हुई, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक और घटना हम लोग देखते हैं जो भारतीय इतिहास में विशेष तौर से घटित हुई, और वो थी पहला ऐसा मौका जब हमारे देश में, मैं बता देता हूँ थोड़ी सी घटना पीछे से जोड़ करके। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब कभी हमारे देश का राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, किसी वजह से अपने कार्य करने में अक्षम होता है, तो राष्ट्रपति की जगह एक दूसरा व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, जिसे बोलते हैं हम उपराष्ट्रपति। लेकिन किसी वजह से अगर उपराष्ट्रपति की सीट भी वैकेंट है तो एक और व्यक्ति इसका हिस्सा ले सकता है, वो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। या अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो इनकी जगह कौन लेगा? सीनियर मोस्ट जज। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अगर किसी वजह से अनुपस्थित हैं तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, और अगर ये नहीं है तो CJI इनकी जगह वर्क करते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये पहली घटना हुई थी जब किसी CJI को मौका मिला राष्ट्रपति पद पर काम करने का, और ये बात है 1969 की ही। तो मैं उस समय बता दूं कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे वर्क कर रहे थे। 1969 में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, और ये थे बीबी गिरी, और ये CJI थे हमारे M हिदायतुल्ला। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अकस्मात डेथ हो गई, तो इसकी जगह कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने वो बने बीबी गिरी, और बीबी गिरी के बाद M हिदायतुल्ला CJI थे। एक्चुअल में क्या हुआ था 1969 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन जरूरी होते हैं, तो 1969 में जब इलेक्शन हुए तो बीबी गिरी अपना नॉमिनेशन दर्ज करा चुके थे 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और इसी वजह से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और रिज़ाइन देने के साथ ही ये सीट भी खाली हो गई। तो इस तरीके से पहला मौका आया भारतीय इतिहास में कि जब कोई चीफ जस्टिस, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको मौका मिला राष्ट्रपति बनने का। तो ये बात आप लोग देख सकते हैं। और ये पीरियड M हिदायतुल्ला की थोड़ी सी हम बात देखें तो 1969 में ये व्यक्ति, देख लिया आपने कि राष्ट्रपति बने, लेकिन 1968 से लेकर के 70 तक ये व्यक्ति इस समय CJI रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल था 1968 से लेकर के 70 तक। हालांकि M हिदायतुल्ला के साथ 2-3 बातें स्पेशल हैं, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट मुस्लिम CJI, भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो मुस्लिम थे, और दूसरी बात ये CJI भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। उसके बाद ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और उपराष्ट्रपति के साथ साथ आपको पता है कि कार्यकारी न्यायाधीश बनने का इनको मौका भी मिला। तो मैं यहाँ से आपको दोबारा से बता देता हूँ, 1969 वो टाइम है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सपायर हुए, बीबी गिरी ने इनका कार्यकारी पद संभाला, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने की वजह से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया और M हिदायतुल्ला को मौका मिला कार्यकारी राष्ट्रपति बनने का। हालांकि एक बार और मौका मिला 1982 में M हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनने का, कार्यकारी राष्ट्रपति बनने का, जब ज्ञानी जैल सिंह को कहीं जाना पड़ा। तो ज्ञानी जैल सिंह जब किसी आवश्यक कार्य से बाहर थे, तब ज्ञानी जैल सिंह की जगह भी M हिदायतुल्ला ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे काम किया है। तो ये घटना भी आपको याद रखनी है। और एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह, 11वें नंबर के थे। और जो उपराष्ट्रपति ये बने तो ये 6ठे नंबर के थे। वाइस प्रेसिडेंट 6ठे नंबर के बने और 11वें नंबर के CJI। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक और मगर छोटी सी बात जो आपके काम की हो सकती है, वो थी स्थापना CISF की। CISF साथियों एक बड़ी संस्था है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना भी जो हुई 1969 में हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी CISF की, तो मात्र एक छोटी सी बटालियन थी, शायद 2800 3000 समथिंग लोग थे जब CSI को डेवलप कर दिया। और एक एक्ट के तहत ये स्थापना की गई थी 1969 में, एक्ट ला कर के बाद। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक और एक्ट लाया गया 1983 में, और इस CISF को आर्म्ड फोर्स बना दिया। और इस तरीके से हमारा CISF 1983 में एक आर्म फोर्स की तरीके से वर्क करने लगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे तरीका जो कवर था इसको करने का वो प्रॉपर हो गया। तो बस ये थी 6 घटनाएं बड़ी जो 1969 को कवर कर रही थी। मैं दोबारा से आपके सामने लिख देता हूँ एक बार। 3 घटनाएं तो ऐसी हैं जो आपको डेट के साथ याद करनी है, और 3 घटनाएं ऐसी हैं जो बिना डेट के याद करनी है। 19 जुलाई, इसमें आपको देखना है नेशनलाइजेशन। 20 जुलाई सन सेम है, अपोलो मिशन, और वो भी अपोलो का 11। उसके बाद आप तीसरा देखेंगे तो 15 अगस्त इसरो की स्थापना। और उसके बाद आप पढ़ते हैं नोबल इन इकोनॉमिक्स। और उसके बाद एम हिदायतुल्लाह की बात या कार्यकारी न्यायाधीश की बात, कार्यकारी राष्ट्रपति की बात। और उसके बाद एक CISF की स्थापना। तो इस तरीके से ये सारी घटनाएं हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आज का रिवीजन आपका प्रॉपर समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई दुविधा होती है या समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और ऐसे भी कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं वो भी आप लोग नीचे लिख दें, ताकि उसको समय आने पर हम लोग इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दें। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।